पार्श्व विस्थापन पढ़ लिया था ना। अब हम पार्श्व विस्थापन के लिए एक सूत्र निकाल देते हैं, D = T × sin I - R अपॉन cos R। कैसे निकलता है देखना, आसान सा है। ये T क्या है, जो ग्लास शीट है उसकी थिकनेस है, मोटाई है। I इंसिडेंट एंगल है और R कैसा है, रिफ्रैक्टेड एंगल। ये देखिए, ये ग्लास शीट थी, ये ग्लास शीट ले ली हमने। इस ग्लास शीट की जो थिकनेस ले लेते हैं, मोटाई ले लेते हैं, कितनी, T ले लेते हैं। एक प्रकाश की किरण आई वायु से होते हुए कांच और वायु के पृथक्कृत तल पर पड़ी, इसको हम ए बी कह देते हैं। इस बिंदु बी पर क्या कर दें, नॉर्मल ड्रॉ कर दें। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल हो गया। बी एन कह देते हैं। ये इसका मूल मार्ग है। देखिए, यदि ग्लास शीट नहीं होती, वाई ही होता, तो तब ये सीधे जाती, अपने मार्ग में बिना अपनी चाल बदले, अपनी तरंग दैर्घ्य बदले, अपनी दिशा बदले सीधे निकल जाती। ठीक हो गया। चूंकि ये एंगल हो गया आई, चूंकि ये क्या कर रहा है, वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, विरल से सघन में प्रवेश कर रहा है, तो ये अपवर्तन की घटना होगी, रिफ्रैक्शन होगा। अभिलंब की ओर झुकते हुए ये बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, यहां से यहां तक सीधा ट्रेवल करेगा। ठीक हो गया। इसको सी कह दे रहे थे। इस बिंदु सी पर फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अगेन नॉर्मल ड्रॉ करा। ये देखिए, ये कोण हमने क्या मान लिया, आर। तो ये कोण भी क्या हुआ, आर ही हुआ। अब ये इसका मार्ग ये है, ऐसे में जाकर के ये क्या करेगा, अब वायु से, कांच से वायु में प्रवेश कर रहा है, तो क्या करेगा, अभिलंब से थोड़ा दूर हटते हुए सीधा निकल जाएगा। सी डी। ये भी आपतित किरण, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये वाली, ये देखिए, ये वाली, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये वाली क्या होगी, निर्गत किरण, इमर्ज्ड रे। ठीक हो गया। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। अब हम क्या करें, इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो पार्श्व विस्थापन क्या था, आपतित प्रकाश और निर्गत प्रकाश के बीच की, मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी परपेंडिकुलर। यहां से क्या ड्रॉ करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। मतलब ये एंगल कितना हुआ, 90। मैं 90 यहां लिख दे रहा हूं। इसको क्या कह दे, ई कह देते हैं। सीई क्या है, लंब है। यही क्या हुआ, पार्श्व विस्थापन। सीई = क्या हुआ, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी, ये डी निकालनी है। ठीक हो गया। ये जो नॉर्मल है, इसको नीचे को बढ़ा दिया, इसको एन डैश कह दिया। और ये क्या है, थिकनेस है, इतनी क्या है, ये कांच स्लैब की मोटाई है। ठीक हो गया। अब आइए, एक तो ले लीजिए त्रिभुज
कौन वाला ट्रायंगल ले लें? BCE। ठीक हो गया। BC लेने से पहले अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। ये देखिए, ये टोटल एंगल कितना था I, तो ये कितना बचा? ये वाला, ये वाला देखिए, ये हुआ I माइनस R, हुआ कि नहीं? त्रिभुज BCE में ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, हमको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर के सामने ये एंगल हो गया I माइनस, तो साइन वाला फॉर्मूला लगाओगे, साइन I माइनस R इज इक्वल टू साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन। इसके लिए ये 90 के सामने ये कर्ण का काम करेगा, BC कर्ण हो गया, ये क्या हो गया? लंब, तो CE अपॉन BC। ठीक हो गया। तो CE इज इक्वल टू क्या हो गया? BC साइन I माइनस R हो गया। कोई दिक्कत? C क्या है? D है। D इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? BC साइन I माइनस R। इसको फर्स्ट कर दीजिए, फर्स्ट स्टेप कर दीजिए। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरा, इधर लिख दे रहा हूं, इस ट्रायंगल को ले लेना, B एंड C, B एंड C, त्रिभुज B एंड C से, इस ट्रायंगल से, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखो, ये 90, ये R। ठीक हो गया। हमको क्या निकाल देते हैं? BC निकालना है। देखो, इसमें BC चाहिए ना, तो इसमें कॉस वाला लगाओ, कॉस R इज इक्वल टू कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण है। ये आधार का काम करेगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कॉस थीटा बराबर B एंड S अपॉन BC हो गया। यही तो हुआ। अब B एंड S क्या है? cos R इज इक्वल टू T अपॉन BC है। सो BC इज इक्वल टू T अपॉन cos R। ये नंबर सेकंड स्टेप कर दीजिए। कर दिया? ये सेकंड स्टेप आ गया। ये वाला फर्स्ट स्टेप है। BC का मान यहां पुट कर दीजिए। एक में BC का मान रखने पर D इज इक्वल टू आ गया। देखिए, ये सब बुक्स में नहीं निकाला होगा, आपकी NCERT बुक में भी नहीं दिया है। ठीक है, अदर हेल्थ बुक जो होंगी उनमें भी कुछों में मिलेगा, कुछों में नहीं मिलेगा। तो D इज इक्वल टू BC का मान रख दिया T अपॉन कॉस इंटू साइन I माइनस R, ये है ही है। T इंटू क्या आ गया? साइन I माइनस R अपॉन कॉस। ये प्रैक्टिकल, ये एक्टिविटी हमने कहा है हम लैब में करेंगे। ठीक हो गया। ये आ गया भाई लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूला। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अपवर्तन की घटना है, सघन से विरल में, विरल से सघन में, एक फार्मूला और पढ़ लेते हैं। केवल उसको आपको लिख लेना है। क्या लिख लेना है? किसी द्रव का हेडिंग डाल दीजिए, किसी द्रव का अपवर्तनांक। क्योंकि रिफ्रैक्शन के तमाम एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स में एक आध एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं, शेष आप सेल्फ स्टडी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं पर दिक्कत आएगी तो आप पूछ लेंगे। ठीक है जी। क्या
किसी द्रव का अपवर्तन। और ये फार्मूला निकालना है, n इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में एक आध क्वेश्चन होंगे, शायद हमने वो क्वेश्चन कर लिया था। एच डैश का मतलब है वस्तु की, द्रव में वस्तु की आभासी गहराई, आभासी गहराई बट्टा द्रव में वस्तु की वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई। ठीक है जी। अब सुनिए, हम अपवर्तन की घटनाओं के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। मान लें मैं एक तालाब ले लूं, एक पॉन्ड है भाई, इस तालाब में द्रव भरा हुआ है, चलो जल ले लेते हैं। कितनी गहराई तक भरा हुआ है? इतनी गहराई तक, इसकी डेप्थ है इतनी, इसको कैपिटल एच मान लीजिए। अपवर्तन के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो पहला एग्जाम्पल, कोई पॉन्ड है, कोई बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है मान लीजिए, उसकी तली में क्या है? माना इस तालाब की तली में एक सिक्का पड़ा है या एक मछली मान लीजिए इसको, ठीक, इतनी गहराई पर है। अब हम इस मछली को देखते हैं तो ये यहां पर न दिखाई दे करके इससे ऊपर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। वो कितनी गहराई पर दिखाई दे रही है, वो क्या हुई? आभासी गहराई। तो अपवर्तन की घटना का अध्ययन करते हैं। देखिएगा, ये वस्तु की वास्तविक गहराई है। हम सपोज यहां से देखते हैं एक प्रकाश की किरण, मैं यहां पर पहले इस वस्तु को जितनी गहराई पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इस वस्तु से, ये मेरी आंख है सपोज, मैं देख रहा हूं, यहां से प्रकाश की किरण चली, इस द्रव से कहां प्रवेश करेगी? वायु में प्रवेश करेगी। कहां प्रवेश करेगी? तो मैं यहां पर क्या करूं? इसका मार्ग है ऐसा, देखिए, यदि पूरा लिक्विड होता तो ये प्रकाश की किरण कैसे चलती? सीधे ऐसे ट्रेवल करती। ठीक, इस द्रव और वायु के पृथक तल के इस बिंदु पर तक सीधी आई ये। अब चूंकि ये इस द्रव का अपवर्तनांक माना n है, तो ये सघन से कहां एंटर कर रही है? विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। विरल माध्यम में जब जाती है तो इस बिंदु पर क्या करूं मैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करूं। ये नॉर्मल हो गया। ये कोण क्या हुआ? आई। और ये कोण क्या? आई ही हुआ। आर तो अभी तो अपवर्तन करा ही नहीं है हमने। अब चूंकि प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से ऐसे न जा करके ये थोड़ा सा अभिलंब से ऐसे चले जाएगा बीसी डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या हुई? अपवर्तित किरण। एक प्रकाश की किरण ऐसे अभिलंबवत गई, ये सीधी निकल जाएगी अपने ही मार्ग में सीधी। इस किरण को हम क्या करेंगे? पीछे को मिला देंगे। ये दोनों कहां पर कट रही हैं? यहां पर। ये क्या हो गया? ए डैश।
अब ये वस्तु हमको, ये सिक्का, ये मछली कहां पर दिखाई दे रही है? ए डैश पर। थी कहां पर? ए पर। तो ये क्या होगी? आभासी गहराई एच, स्मॉल एच कह देता हूं। ठीक है। अब देखिए एन इज इक्वल टू वस्तु की आभासी गहराई बटा वस्तु की, ये एच डैश के बदले हमने कितना लिया है? एच। तो एन इज इक्वल टू इस ध्रुव का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में? वायु के रिस्पेक्ट में। ए एंड माना ये वाटर है तो ए एन डब्ल्यू हो जाएगा, कोई और लिक्विड है तो ए एन एल कह देना उसको। इज इक्वल टू कितना हो गया? आभासी गहराई स्मॉल एच बटा कैपिटल। इसको याद रख लेना, जब किसी लिक्विड का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, उस वस्तु को हम वाई से उस द्रव के अंदर देखेंगे जो वास्तविक गहराई पर है, उस गहराई पर न दिखाई दे करके वो उस गहराई से ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी। तो ये आभासी गहराई होगी। ये अब कितना ऊपर उठी? इतना। यहां से यहां पर दिखाई दे रही है ना, तो कितना ऊपर उठ गई है? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। इतना शिफ्ट होगी, शिफ्ट हुई, ऐसा अपीयरेंस हो रहा है। ठीक हो गया। और आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन से रिलेटेड कई घटनाएं हैं। यदि आप एक ग्लास लेना, कांच का गिलास लेना, उसमें पेन को खड़ा कर देना, फिर देखना ऊपर से, तो पेन की नोक आपको कैसी, जहां तक लिक्विड होगा ना वो टेढ़ी दिखाई देगी। ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन की घटनाओं के कारण ऐसा होता है, क्योंकि जब प्रकाश सघन से विरल में या विरल से सघन में जाता है तो अपने मूल मार्ग से हटते हुए निकल जाता है, जिसके कारण इस प्रकार की स्थितियां मिलती हैं। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में आ रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक दो सालों में तो ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है। अब देखिए, हमने परावर्तन पढ़ लिया, परावर्तन अच्छे से आपकी समझ में आ गया। अपवर्तन पढ़ लिया। परावर्तन में हमने मिरर्स पढ़े थे। परावर्तन के नियम, गोली दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दूरी का नापना, दूरी कैसे कहां से मेजर करेंगे, उसके साइन कन्वेंशन क्या होगा, और उसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन के लॉज पढ़े। फिर उत्तल दर्पण के द्वारा दर्पण वो प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और दर्पणों के लिए यूवीएफ में रिलेशन, मैग्निफिकेशन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद हम अपवर्तन में आए थे। अपवर्तन क्या होता है, स्नेल्स अपवर्तन के नियम क्या है, उसमें मेन है स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन की जहां पर भी घटना आएगी, हमने कहा है कि अपवर्तन के नियम, अपवर्तन की घटना जहां पर होगी वहां पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, लगना ही लगना है। अपवर्तन के नियम पढ़े, स्नेल का नियम पढ़ा, सघन से विरल, विरल से सघन में प्रकाश जाएगा तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, विरल के सापेक्ष सघन का, सघन के सापेक्ष। उसके बाद हम सीरीज रिफ्रैक्शन में आए। एक माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश दूसरे पारदर्शी माध्यम में, दूसरे से तीसरे पारदर्शी माध्यम में, तीसरे से चौथे पारदर्शी माध्यम में, इस प्रकार से ट्रेवल करेगा तो क्या होगा? उन माध्यमों के जो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का अपवर्तनांक है, उनमें रिलेशन पड़ा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने अपवर्तन की घटनाओं से संबंधित कुछ घटनाएं, उनका अध्ययन करा। तो अब हम आते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण देखना, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में क्या करता हूं मैं? केवल 2 माध्यम लेता हूं, एक विरल और दूसरा सघन।
ध्यान ये रखना है कि जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो प्रकाश को कहां से कहां भेजेंगे? सघन माध्यम से विरल। क्या करेंगे? सघन माध्यम से विरल में। पहले पूरा समझ लीजिए, उसके बाद लिखोगे। ये सपोज सघन माध्यम है और नीचे क्या है? विरल माध्यम। ये क्या है? सेपरेटिंग सरफेस है। इस सरफेस से, इस तल से ऊपर को डेंस और इससे नीचे को रेयर। ठीक हो गया। सघन माध्यम से प्रकाश आया, ये आपतित किरण को हम ए बी कह देते हैं। इस बिंदु बी पर पड़ी और यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। एंड डैश। बोलिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हटते हुए निकल जाता है। कैसे ट्रेवल करेगा? जो नॉर्मल है उससे इट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल ये है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी, तो ये अभिलंब से दूर हटते हुए ऐसे निकल गया। इसको मैं BC कह देता हूं। ये एंगल आई और ये एंगल, क्या आपकी बात, ये हमने पढ़ा हुआ है पीछे भाई। विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करता है तो आपतन कोण कम, अपवर्तन कोण। यदि विरल से सघन में भेज दे तब ये आपतन कोण होता है, ये अपवर्तन कोण का काम करता है। ठीक। दूसरी स्थिति में आता हूं, देखना। पहले इन तीन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। एक्स एक्स डैश, ऊपर क्या है? सघन, नीचे क्या है? विरल। अब क्या करते हैं, देखिए, ये जो आपतन कोण का मान था, इस आपतन कोण का मान थोड़ा बढ़ाते जाते हैं। जो प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आ रही है, जिस आपतन कोण पर आ रही थी, उस आपतन कोण से उसका मान थोड़ा ज्यादा 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 करते जाते हैं। किसी विशेष आपतन कोण पर भेजा गया। फिर वही कह दिया AB, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करा। सुनिएगा, इस आपतन कोण का मान क्या कहलाएगा? जिसके लिए अभिलंब से दूर हटते जाए, जो ये आपतन कोण बढ़ाते जाएंगे, ये अभिलंब से दूर हटते जाएगी कि नहीं? यदि किसी विशेष आपतन कोण पर, जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? तब इस आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। I=C कह देते हैं। ठीक हो गया? क्या बात समझ में आई या किसी को डाउट? प्रकाश आया, अपवर्तन के बाद वो दोनों तलों को पृथक, जो दोनों पृथक करने वाला सरफेस है, दोनों तलों को ना उसके पैरेलल हो गया। तब ऐसे निकल गई अपवर्तित किरण। तब अपवर्तन कोण कितना हो गया? अभिलंब और अपवर्तित, ये अपवर्तित किरण हुई, फिर ये आपतित किरण हुई, तब अपवर्तन कोण कितना हो गया? ये बात भी समझ में आ गई। तीसरी कंडीशन देखना। पहले नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन और नंबर 3 कंडीशन अच्छे से समझ लेना और ध्यान ये रखना है कि प्रकाश को सघन से विरल में ही डालना है, विरल से सघन में। ठीक। फिर से ये एक्स डैश, ये डेंस मीडियम और ये रेयर मीडियम। ठीक हो गया? अब हम क्या करें? इस आपतन कोण का मान इस C से, मतलब क्रांतिक कोण से और बढ़ा दें। क्रांतिक कोण से क्या कर दें? बढ़ा दें और बढ़ा दें। AB
ये बी बिंदु आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु पर अविलंब। अब ये कोण I इज ग्रेटर देन C हो गया, ये I इज लेस देन C था, ये I इज इक्वल टू C, ये I इज लेस देन C और ये I इज ग्रेटर देन। यदि आपतन कोण का मान किस माध्यम में, सघन माध्यम में, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तब ये अपवर्तन की घटना न हो करके उसी माध्यम में ये वापस लौट जाएगा। इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। क्या आपकी बात कुछ समझ में आई? दो शर्तें हैं। शर्तें क्या है हमारे पास? नेसेसरी कंडीशंस हैं। क्या? पहली कंडीशन है प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए। प्रकाश लिख दीजिए, प्रकाश को, पहली शर्त है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। भाई विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए, पहली शर्त होगी। ये जरूरी शर्त है। और दूसरी शर्त क्या हो गई? आपतन कोण का मान, आपतन सघन माध्यम में जो आपतन कोण है, लिखना, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से, क्रिटिकल एंगल जो है, क्रांतिक कोण C से अधिक होना चाहिए। क्या बात सबकी समझ में आ गई भाई? ये दो बातों को ध्यान रखोगे। प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराओगे और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या रखोगे? अधिक रखोगे। फिर से तेजी से समझिए। पहली कंडीशन देखिए, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण अभी लिखा रहा हूं, ये एक विशेष आपतन कोण है, सघन माध्यम में बना एक विशेष आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण एक समकोण होता है, 90 एंगल होता है, उसको कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होता है तो सघन माध्यम से चलने वाला प्रकाश अपवर्तन के बाद विरल माध्यम में निकल जाता है, इस प्रकार से। जब हम सघन माध्यम में प्रकाश को, किसी विशेष प्रकाश की किरण को किसी विशेष आपतन कोण पर भेजते हैं, जिस विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण एक समकोण हो जाता है, 90 अंश के बराबर हो जाता है, जो विरल माध्यम में बन रहा है, तब इस आपतन कोण को क्या कह देंगे? क्रांतिक कोण। तीसरी स्थिति में आइए, यदि प्रकाश को उससे ज्यादा कोण पर आपतित करेंगे, मतलब क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान अधिक होगा, तब क्या करेगा? ये उसी सघन माध्यम में वापस हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। ठीक है, सबकी बात क्लियर? लिखिए फिर क्रांतिक कोण। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में किसी विशेष आपतन कोण पर प्रवेश करता हो, जिस विशेष आपतन कोण के लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण एक समकोण, विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण एक समकोण का मतलब 90 अंश हो जाता है, तो उस आपतन कोण को, सघन माध्यम में जो आपतन कोण है, उसको
क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कह देंगे उसको? क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए इस कंडीशन में आइए भाई, ये जो सेकंड डायग्राम है, फर्स्ट और थर्ड को आप छोड़ दीजिए, इस डायग्राम में आइए, लिखो क्रांतिक कोण की स्थिति में सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। DNR। प्रकाश कहां से कहां प्रवेश कर रहा है? यहां देखिए, सघन से विरल। क्रांति की स्थिति में, क्रांति की स्थिति का मतलब हुआ जब प्रकाश क्रांतिक कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। केवल इस कंडीशन में आओगे तब सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या लिखोगे? DN इज इक्वल टू, स्नेल से लॉ लगा दीजिए, साइन आई, साइन आई के बदले कितना बोलिए? सी। अरे सी आई इज इक्वल टू सी नहीं है, यही तो क्रिटिकल एंगल है। साइन सी अपॉन साइन आर कितना है? साइन 90। साइन 90, साइन 90 कितना? 1। तो DNR इज इक्वल टू, DNR इज इक्वल टू 1 अपॉन RND। अरे पढ़ा है ना, ANWWNA, ऐसा पढ़ा नहीं है क्या हमने? अरे सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक बराबर 1 / विरल के सापेक्ष पढ़ा है। तो क्या आ जाएगा? इसको क्या लिख दो? 1 / RND इज इक्वल टू साइन सी। तो साइन सी इज इक्वल टू, उल्टा कर दीजिए या दोनों तरफ उल्टा कर दो, RND इज इक्वल टू RND इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी हो जाएगा। अरे नहीं होगा भाई, इसका मतलब हो गया RND इज इक्वल टू कोसेक सी। ठीक हो गया। माना कांच से वायु में प्रवेश करेगा प्रकाश, कांच से वायु में प्रवेश करेगा तो आर के बदले क्या हुआ? एयर। डेंसर कौन है? कांच। तब ANG इज इक्वल टू कोसेक सी होगा ना। कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना है उस बात पर डिपेंड करेगा ना। अब जल के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, हीरे के लिए कितना? हीरा चमकदार दिखाई देता है ना, चमकता है ना। क्यों चमकता है? कांच में पड़ी दरार चमकती है ना, क्यों चमकती है? और रेगिस्तान में जब कोई यात्री जाता है तो उसको पेड़ आदि का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो सब ये घटनाएं क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की घटनाएं होती है, जिसके कारण भ्रम की स्थिति पैदा, रेत में भ्रम हो जाता है। परंतु जब वो वहां पहुंचता है यात्री, तो वहां उसको पेड़ दिखाई देता है, कुछ उसको तालाब वाला कुछ नहीं मिलता है। उसको रेगिस्तान, मिराज ऑफ डिजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान की मरीचिका आदि आदि एग्जाम्पल है। शेष कल